नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शुरू की 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल। रविवार की छुट्टी व न्यूनतम वेतन के कानून बनवाए थे चौधरी छोटू राम ने, कहा कामरेड ओम प्रकाश ने। वाहनों पर रिफ्लेक्टर सड़क पर सुरक्षा करते हैं सुनिश्चित, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। इंडियन ऑयल कस्टमर डे पर 62 ने किया रक्तदान, 330 ने करवाई स्वास्थ्य जांच। छोटी काशी भिवानी के साधु संत 10 जनवरी को महाकुंभ के लिए करेंगे प्रस्थान। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में होगी हल्की बरसात। अब खबरें विस्तार से। अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने 2 दिवसीय कार्मिक हड़ताल शुरू कर दी है। नगर परिषद कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि भाजपा सरकार नगर परिषद के कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और मांगी पूरी किए जाने का वायदा करने के बावजूद भी उन्हें पूरा नहीं कर रही है। सरकार की इस वादा खिलाफी को लेकर कर्मचारियों में रोष है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका यह प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी कर्मचारी अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं तो सरकार बार बार उन्हें आश्वासन देकर टरका देती है। जब उन वायदों को पूरा करने की बात आती है तो वायदे से मुकरने में देर नहीं लगाती। सरकार की इस वायदा खिलाफी से सफाई कर्मचारियों में काफी गुस्सा है तथा वे बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल सरकार के लिए मात्र चेतावनी है कि यदि अब भी वह अपनी वायदा खिलाफी से बाज नहीं आई तथा कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो वे पूर्ण रूप से हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल हमने शुरू की है। जो पीछे जो निकाय जो मंत्री के लिए कमल गुप्ता जी थे, कविता जैन थी और अपने सुभाष सुधा जी थे, अब विपिन गोयल जी हैं। तो जो पिछले जो हमारे जो निकाय मंत्री थे उनसे हमारी सबसे बातचीत हुई 18 सूत्रीय मांग पत्र नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की। तो उन्होंने सभी बातों को हमारी मानना है और प्रोस्टिंग भी बाकायदा जारी करी हुई है। भाई इन बातों की सहमति हुई है, ये बातें हम आपकी लागू करते हैं। उसके बाद भी सरकार है जो मांगी हुई जो मान्य है उनका अभी तक कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। इसके नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो कर्मचारी है उनमें बहुत भारी आक्रोश है और जो समय रहते हुए जो सरकार ने हमारी जो बातें नहीं मानी, तो हम ये कहना चाहते हैं जो हमने जो अभी आंदोलन जो शुरू करा है ये हमने 16 दिसंबर से कहा था। 1996-97 की जो हमने जो हड़ताल थी जो हरियाणा में नहीं पूरे भारत देश में एक ऐतिहासिक हड़ताल रही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा से हमें प्यार है, लेकिन सरकार इसी हड़ताल में बता रही है कि जो जब से 2014 सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ना तो एक भी सफाई कर्मचारी पक्का कराया है और ना एक भी शेयरमैन पक्का कराया है। हम ये कहना चाहते हैं जो 1996-97 में जो चौधरी बंसी लाल के टाइम में हड़ताल जो हमने शुरू करी थी जो 16 दिसंबर से, हम ये कहना चाहते हैं सरकार दोबारा वो इतिहास ना दोहराए। कई वर्षों हो गए जी एरियल का मांग है जी और वो आदमियों की डिमांड है जी। शहर में आबादी ज्यादा होगी, काम ज्यादा लोड हो गया, आदमी कम है। बार बार हम ज्ञापन दे चुके, घनश्याम को भी, डीएमसी को भी, चेयरमैन साहब को भी, मतलब आदमी लगाते जी। ले बार बार में कहते जी टेंडर लगाएंगे टेंडर, आज तक इनका टेंडर लगा नहीं जी। ले कम होला रहे कर्मचारी और हम गए थे किरण चौधरी के पास, ज्ञापन देखा है 10 दिन का जी। अगर वो समय पूरा हो चुका हमारा, शनिवार को आएगी मैडम, उससे मिलकर फिर करेंगे बातचीत, फिर उसके बाद हड़ताल करेंगे। देखो सवेरे बुलाए आदमी आने के, सांझ ने बुलावा आदमी आने, बुलावांगे जरूर। डीएमसी से मिलेंगे भी, हमने आपसे विज्ञापन दिया था रियो साहब से भी, ना तो रिक्शा रेडी आ रही थी। बार बार मैं देनू का टेंडर टेंडर, सफाई करवाओ सफाई। सफाई तो जब भी होगी कि साधन होगा कर्मचारियों के पास, साधन है नहीं, कैसे तो कूड़ा उठाएंगे। दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर भिवानी के छोटू राम चौक पर किसान मोर्चा व सामाजिक संगठनों ने
उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर माकपा नेता ओम प्रकाश कामरेड, किसान नेता रतन कुमार जिंदल व कमल प्रधान ने कहा कि सर छोटूराम गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने किसानों के हित में अनेक कार्य किए। उन्होंने मंडी एक्ट लागू करवाकर तोल में गड़बड़ी पर रोक लगवाई। किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम की 80वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कमल प्रधान ने कहा कि चौधरी छोटूराम किसान मजदूरों के लोकप्रिय नेता थे, जिनको हिंदू मुस्लिम किसान अपना नेता मानते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिकता के विरोध में डटकर अपना स्टैंड लिया। कुछ बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि सन 1947 तक वे जीवित रहते तो देश का विभाजन नहीं होता, क्योंकि दोनों ही वर्ग के लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। इसीलिए आज के समय में हमें मंडी विपणन कानून का मसौदा का पूरा अध्ययन करके उसका पुरजोर विरोध करना होगा, क्योंकि यह कानून केंद्र सरकार कॉरपोरेट के पक्ष में लागू कर रही है। आज मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधि। आज चौधरी छोटूराम की 80वीं पुण्यतिथि है और चौधरी छोटूराम की प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने 1934 से लेकर के 1938 तक जो सर हयात खान और फजल हुसैन की जो सरकार थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसमें राजस्व मंत्री थे। उन्होंने डेट उन्मूलन कानून, साहूकारा रजिस्ट्रेशन कानून और मंडी कानून और श्रमिकों के लिए न्यूनतम 8 घंटे का समय हो, ये कानून उन्होंने पास करवाए थे। आज मंडी विपणन कानून को सरकार जो है ना, जो ड्राफ्ट आया है वो अधिकार लोगों से छीन रही है, प्राइवेट लोगों को वो अधिकार दे रही है। तो इसलिए चौधरी छोटूराम जी का मंडी कानून बनाया और उसको बदल रही है आज के अंदर सरकार। इसलिए हम किसान लोग संगठित हो रहे हैं, ऐसा उसको नहीं करने देंगे। और चौधरी छोटूराम जो है वो तमाम किसान, हिंदू मुस्लिम सब किसानों के नेता थे और उनकी यूनियनिस्ट पार्टी को 175 में से 90 सीटें आई थी 1937 में। 1883 को सर छोटूराम का जन्म गढ़ी सांपला में एक किसान परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब, और उन्होंने शिक्षा भी बड़े संघर्षों से पूरी की। उसके बाद वो LLB करी आगरा से और फिर वो रोहतक आके LLB बैठने लगे, वकालत करने लगे। वहां पर भी पहले जो भी मुवक्किल जाते थे उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, वो नीचे बैठते थे। तो उन्होंने मुद्दे डलवाए जिसमें उनका वकीलों ने विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक ही चीज की, बोले हमारी ऐसी शिक्षा किस काम की जो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सके। और जो क्लाइंट आता है वो एक ग्राहक और ग्राहक भगवान होता है। इसके बाद उन्होंने एक केस लड़ा जिसमें एक गरीब ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मण थे, महिला उसका, तो उसके 3 बच्चे थे। उसकी जमीन पहले क्या था, साहूकार जो भी साहूकारों से कर्जा लेते थे उनको अधिकार था कि वो कर्जा नहीं दे तो उनकी जमीन या घर कुछ भी कुड़क करवा देते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। तो उसकी जमीन कुड़की का आदेश हो गए। तो छोटूराम जी ने वकील होते हुए जज से कहा कि आप इसको मानवीय आधार पर ये कुड़क नहीं करें। तो जज ने कहा कि कानून मानवीय आधारों पर नहीं चलता है, ऐसा है तो आप कानून बदलवा दें। तभी उनने वकालत छोड़ के राजनीति में आए और 1937 में कानून बनाया कि किसान और कमजोर वर्ग की जमीन, खाने का अनाज, बैल, गाड़ी, जेवर, ये कुड़क नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि ये कानून 1901 से लागू किया और उसमें कोई भी अपील नहीं कर सकता है किसी विद्यालय। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भीम स्टेडियम में खंड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ SDM महेश कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने पर विशेष ध्यान दे रही है। उनका कहना था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, इसके प्रति उन्हें जागरूक किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा खंड स्तरीय महिला खेल कूद प्रतियोगिताओं के अवसर पर SDM महेश कुमार ने कहा
कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबी बनाने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या में पूर्ण सहयोग करें और प्रशासन को सूचना दें तो इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं को 2 ग्रुप्स जिसमें 18 से 30 आयु वर्ग और 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। बताया कि ब्लॉक स्तर पर अव्वल आने वाली महिलाओं को क्रम से प्रथम 2100 रुपये, द्वितीय 1100 रुपये और तृतीय को 750 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन आज भिवानी के भीम स्टेडियम में किया गया है। इसमें बेसिकली हमारा जो भिवानी अर्बन, रूरल 1 और रूरल 2 जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही हैं। इसमें बेसिकली हमारे 2 एज ग्रुप इसमें बनाए गए हैं, 30 अबव और बिलो 30। तो अब जैसे कि आपने देखा है कि 100 मीटर जो रेस है उसका हमने शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा जो महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, उनको मोटिवेट करने का, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का और जो सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके बारे में जागरूक करने का हमारा उद्देश्य रहता है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो इसमें है, इस प्रतियोगिता में 3 जो प्राइजेस हैं, अपना 2100 रुपये, 1100 रुपये और 750 रुपये, ये ब्लॉक लेवल पे जो भी महिलाएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे उनको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कल हमारा जिला स्तर पे कार्यक्रम रहेगा। जो ब्लॉक स्तर पे जो हमारी प्रतियोगिता में जो महिलाओं ने शामिल हुई हैं और जिन्होंने अवार्ड जीता है 1st, 2nd, 3rd, उन सभी को मिला के डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम हमारा कल भीम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हमारे प्रतिवर्ष करवाई जाते हैं। इनका हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उत्कर्ष करना, उन्हें घरों से निकालना। ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये हम 2 इवेंट्स में कराते हैं। एक तो 18 साल से ऊपर की है और एक अबव 30 इयर्स हैं। जो हमारी अबव 30 इयर्स महिलाएं हैं उनके लिए म्यूजिकल चेयर, डिस्कस थ्रो और 100 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जाता है इसमें। और जो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की साइकिल दौड़, 400 मीटर और 300 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके अंदर हम जो प्रतिभागी 1st, 2nd, 3rd आते हैं उनको 2100 रुपये, 1100 रुपये और 750 रुपये का इनाम दिया जाता है। महिला ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर इवेंट्स इस बार लागू किए गए हैं। इससे पहले चाटी रेस और पोटैटो रेस होते थे और प्रत्येक इवेंट में फर्स्ट आने वाली ग्रामीण महिलाओं को, फर्स्ट आने वाली को 2100 रुपये, सेकेंड को 1100 रुपये और तृतीय स्थान पर आने वाली महिलाओं को 750 रुपये दिए जाते हैं। ये इवेंट साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में ही। और यहाँ से 1st, 2nd, 3rd आने वाले विनर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इवेंट होंगे, वो कल होंगे। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी व महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा वाहनों को धुंध के मौसम में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत विधायक घनश्याम सर्राफ ने वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाकर की। विधायक ने कहा कि रिफ्लेक्टर सड़क पर वाहन को अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी व स्माइल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील डावर ने बताया कि उनके द्वारा 20,000 वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि कोहरे के कारण रात्रि में दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टर सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों और लोगों को वाहनों की उपस्थिति का संकेत देता है तथा वाहनों के टकराव की संभावना को कम करता है। उन्होंने कहा कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विधायक ने वाहन चालकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय लापरवाही ना बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसीलिए वाहन चालकों को चाहिए कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का पालन करें तथा स्वयं व अन्य की जिंदगी बचाने में सहयोग करें। महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी, स्माइल फाउंडेशन के सदस्य सुनील डावर व प्रोफेसर अनिल पिंकी ने बताया कि इस अभियान के तहत विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर संस्थाओं के पदाधिकारी वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाएंगे।
टीका लगाने का जो कार्यक्रम है स्माइल फाउंडेशन और महात्मा ज्योतिबा फुले उनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है और करीब करीब 15 से 20 हजार वाहनों को ये रेड स्टिकर लगाए जाएंगे, जिससे लोग अच्छी तरह ये जान जाएं कि भाई ये काम जो किया है वो अच्छी तरह से चल रहा है। आज हमारे सामने गोवंश की भी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर भी हम रिफ्लेक्टर लगा के उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और एक पशु भी बचता है तो हमारा बहुत बड़ा काम होता है। हम चाहते हैं कि इन पशुओं के माध्यम से भी हम सबको जागरूक करें और सब लोग इस चीज़ को अपनाएं, जिसको लेके आज हम रोहतक गेट से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। उसी प्रकार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और हर जगह पे चलने वाला है। मैं मानता हूँ कि हमारी जो दोनों सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ के ये काम किया है, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए जो काम किया गया है उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। पिछले 7 सालों से सामाजिक कार्य कर रही है और हम लगातार 7 सालों से जब भी धुंध पड़ती है तो ये रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। इस बार विधायक जी ने एक और हमें प्रस्ताव दिया है कि गौवंश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए, तो हमने उसको भी स्वीकार किया है और जितने भी रिफ्लेक्टर लगेंगे इस बार हमें 20,000 का टारगेट है। 20,000 वाहनों पे, भिवानी के 20,000 वाहनों पे हम लगाएंगे, जिसमें ऑटो रिक्शा, बाइक, कार सभी तरह के वाहन होंगे। और साथ ही साथ भिवानी के किसी भी गौवंश को हम नहीं छोड़ेंगे जिस पर रिफ्लेक्टर ना लगा हो। स्माइल फाउंडेशन केवल सामाजिक संस्था है और सामाजिक उत्थान का कार्य करती है। असल स्माइल फाउंडेशन पानीपत से शुरू हुआ था और वहां पर आए दिन धुंध के कारण एक्सीडेंट होते रहे हैं, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि एक्सीडेंट्स का बचाव किस तरह से किया जाए, तो रोड सेफ्टी के कार्यक्रम को चलाया गया और उसमें ये हमने शुरुआत की रिफ्लेक्टर लगाने की। पानीपत से शुरुआत हुई थी इसकी, जो पूरे हरियाणा में स्माइल फाउंडेशन कर रहा है। इंडियन ऑयल कस्टमर डे के अवसर पर विद्यानगर के फिलिंग स्टेशन पर रक्तदान व निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इंडियन ऑयल से गौरव शर्मा, संदीप कुमार, असन कुमार और शतक वीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने किया। शिविर में 22 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं चिकित्सकों की टीम के द्वारा 330 लोगों की चिकित्सा जांच करके निःशुल्क परामर्श दिया गया। इंडियन ऑयल कस्टमर डे के उपलक्ष्य में रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के मौके पर इंडियन ऑयल DRAH गौरव शर्मा, इंडियन ऑयल सेल्स ऑफिसर संदीप कुमार व रोहित सोलंकी ने कहा कि इंडियन ऑयल कस्टमर डे पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर एक प्रेरणादायक कदम है, जो कंपनी के समाज के प्रति जिम्मेदारी एवं मानवता के प्रति योगदान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में न केवल जागरूकता बढ़ती है बल्कि जीवन बचाने जैसे महान कार्य को भी बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर द्रोणाचार्य व अर्जुन अवार्डी कोच अश्विन कुमार सांगवान ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा कार्य है जो किसी की जान बचाने में सीधे योगदान देता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि समाज में कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की मदद करना सभी की जिम्मेदारी है। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि देश में रक्तदान की आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण रक्तदान करने वालों की संख्या कम है। ऐसे में रक्तदान जैसे शिविर न केवल जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाने में सहायक होते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर साल 9 जनवरी को कस्टमर डे के रूप, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्यतः जो है पेट्रोल डीजल की सेल में जाते हैं, तो कस्टमर है तो उनसे हमारा अस्तित्व है। तो हम आज का दिन हमने हर साल रखा है जिसमें कि हम अपने तरीके से कस्टमर को थैंक यू बोल सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, ताकि वो हमसे जो इतने लंबे टाइम से जुड़े हैं तो हम अपनी तरफ से उनको अपना अभिवादन दे सकें। तो इसी कड़ी में हमने आज यहाँ पे एक रक्तदान शिविर और फ्री हेल्थ चेकअप किया है। तो इसमें क्या है कि कोई भी कस्टमर जो है वो आके अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकता है, अगर चाहे तो समाज के लिए अपना रक्तदान कर सकता है और उनसे हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनसे खुशियाँ बांटते हैं। आज इंडियन ऑयल का कस्टमर डे है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने जशन फिलिंग स्टेशन भिवानी
पर रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। तो इसमें इसके तहत हमने ये दो तो कस्टमर्स को जो हमारे यहाँ पंप पे आ रहे हैं तेल लेने के लिए, उनको ये सुविधा दी है जो अपनी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, रक्तदान भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ इंडियन ऑयल की तरफ से आज एक स्कीम भी लॉन्च हम कर रहे हैं, जिसमें 2 महीने की स्कीम है, जिसमें कस्टमर्स जो पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं चुनिंदा पंपों पे IOCL के, वो इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट से ऊपर अगर वो तेल लेते हैं तो उसमें काफ़ी आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। अगर वो लकी ड्रॉ में निकलते हैं तो वो इनाम उनको मिलेंगे। बादशाह की टीम इंडियन ऑयल डे पर, कस्टमर डे पर रक्तदान शिविर के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग अभी 30-32 के करीब रक्तदाताओं ने रक्तदान कर लिया है और अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। मेरी शहर के सभी लोगों से प्रार्थना है कि रक्तदान करें और नए साल बनेंगे, आप हेल्थी बनेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। छोटी काशी भिवानी से 10 जनवरी को साधु संत अपने निजी वाहनों से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। इस बारे में जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि प्रयागराज में साधु संतों के लिए भोजन व ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी के मुख्य स्नान करने के बाद साधु संत अपने आश्रम में वापस लौटेंगे। वहीं श्री महंत ने बताया कि इस बार का महाकुंभ विशेष है क्योंकि इसका महत्व देवासुर संग्राम में से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर जहरगिरी के श्री महंत अशोक गिरी ने बताया कि यह 12 वर्षों में लगने वाला विशेष महाकुंभ है। इसका महत्व देवासुर संग्राम से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ था, तब प्रयागराज में अमृत को छिपाया गया था तथा उसकी कुछ बूंदें यहाँ पड़ी थी। इसके कारण प्रयागराज का विशेष महत्व है। अमृत की रक्षा करने में इस स्थान को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, जिसके चलते इसकी महत्ता अन्य तीर्थों से अधिक है। श्री महंत अशोक गिरी ने बताया कि जूना अखाड़ा ने इसे लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार द्वारा उनके अखाड़े को प्रयागराज में भूमि अलॉट में शिविर लगाया जा चुका है। उनके लिए मंडलेश्वर नगर सेक्टर 4, 6 व 8 अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने साधु संतों व आम भक्तजनों से अपील की कि वे तीर्थ स्थान को 5 स्टार की तर्ज पर न लेकर वहां उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होकर अपना तीर्थ पूर्ण करें। तो संत यहाँ 10 तारीख को निकलेंगे यहाँ से और हमारी जितनी भी गद्दियाँ हैं सभी के 10 तारीख को पहुँचेंगे, 11 को वहाँ पहुँचाएंगे, 10 को पहुँचाएंगे। इनके त्राउट लगती है छावनी बोलते हैं, जूना खड़ा की छावनी, जैसे सैनिक की छावनी होती है, इसे वही छावनी है, दिव्य छावनी बना रखी विशाल, और सभी संतों का उसमें अच्छे रूप से व्यवस्था है। और जो उनके भगत हैं अपने अपने महात्माओं के, उनके लिए डोम रूप में उन्हें व्यवस्था कर रखी विशाल रूप में। वहाँ पर भोजन व्यवस्था है, वस्त्र व्यवस्था है, यानी कि व्यक्ति जाएगा तो तीर्थ में जाना चाहिए तीर्थ के हिसाब से, नहीं कोई वहाँ 5 स्टार की सुविधा ले। आजकल लोग है ना डिमांड करते हैं अच्छे की, लेकिन हम तीर्थ पर जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तो तीर्थ पर जाएँ जब आपके अंदर का मलिन तब दूर हो जाए, जो व्यवस्था वहाँ पे मिले उसमें संतुष्ट हो। कि पूर्ण तैयारी है, सभी अखाड़ों की तैयारियाँ हैं। साधु संतों ने अपना यथाशक्ति और उससे अधिक सरकार ने जो भी भूमि आवंटन दी है उस भूमि पर कैंप लगाया, शिविर लगाया, भोजन इत्यादि व्यवस्था। कुंभ यानी कि तीर्थ राज्य में हो रहा है आपकी बार, और तीर्थों राजा संगम है, प्रयाग है। प्रयाग में कुंभ की महत्ता अधिक हो जाती है, जिस कारणवश सभी साधु संतों ने बौद्ध कुटीचर है और जूना अखाड़े के मंडलेश्वर नगर है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 6, सेक्टर 8 सब में पूर्णतः व्यवस्था की रखी है। और श्रद्धालुओं के लिए जो कुंभ मेला का आयोजन है 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक रखा है। लेकिन जो साधु संत हैं वो केवल 3 स्नान करेंगे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, जो कि 3 फरवरी को पूर्ण हो जाएगा, जिससे साधु संत अपने आश्रमों में आ जाएंगे। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि धूप खिलने के बाद दिन रात के मौसम में काफी परिवर्तन आया है। बरसात की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों को अपनी फसलों में सिंचाई नहीं करने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के चलते दिन का तापमान करीब 20 डिग्री और रात का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि 2-3 दिन की धूप के बाद अब हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके बाद वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे धुंध फिर से छाने की संभावनाएं हैं। यह धुंध सरसों व गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने बताया कि दिन में अधिक धूप रहने से तथा रात्रि को तापमान डाउन जाने से दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होगा। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है तथा पाला पड़ने की भी यही स्थिति होती है। ऐसे में किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई पर ध्यान दें।
फिलहाल सिंचाई को बरसात की संभावना के चलते 1-2 दिन के लिए टाल दें। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 6 व 7 जनवरी को हुई बरसात का फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा धुंध भी रही, जो कि रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हुई। बरसात हुई, बरसात के बाद में मौसम जो खुला था, खुलने की वजह से दिन में जो है वो अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई और जो अधिकतम तापमान है अभी अच्छी धूप निकल रही है 2-3 दिन से, तो जो तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो अभी आज मध्य रात्रि से लेकर के और कल पूरे दिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है और कल के बाद आगे मौसम के साफ़ होने की संभावना है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि कल का इंतज़ार, जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में पानी देना है, सिंचाई जिन फसलों को आवश्यकता है अभी, वो एक दिन का इंतज़ार अवश्य करें, क्योंकि कल जो है वो हल्की बारिश की संभावना बन रही है। तो उसके बाद में आगे मौसम के साफ़ होने की संभावना है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो जो इसको हम वैसे अगर देसी हिंदी में बोलें तो दैनिक जो तापांतर, यानी जो दिन है मतलब रात्रि और दिन का जो ताप का अंतर है, टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से किस फसल पे हो या कोई अन्य जीव जंतु पे हो, उसका जितना अंतर बढ़ेगा उतना ही वो स्ट्रोक ज़्यादा, क्योंकि अगर रात्रि तापमान कम रहेगा न्यूनतम तापमान, तो फसल उससे प्रभावित होगी और दिन में अधिकतम तापमान की वजह से प्रभावित होगी। तो दोनों जो ताप है, दोनों जो टेम्परेचर है, उनका डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतनी फसल नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। और पिछले दिनों जैसे बारिश हुई उसमें जो न्यूनतम तापमान है उसमें वृद्धि हुई, 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और जो दिन का तापमान था वो भी गिर के 13-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया था। तो वो कंडीशन जो है फसल के लिए अच्छी रहती है। जैसे जैसे ज़्यादा धूप, दिन में अगर कड़ाके की धूप निकलती है और रात्रि तापमान जो है वो डाउन जाता है। और अब चलते चलते विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और सम्मान को दर्शाने के लिए समर्पित है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया था। इस महासम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वहीं 10 जनवरी 2006 को पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। इसके बाद से हर साल इसे वैचारिक भाषा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस 2 बार मनाया जाता है, जिसमें से पहला 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और दूसरा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारी पहचान है और हम सभी हिंदी बोलकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और यह हमारे साहित्य, कला और फिल्म उद्योग का अभिन्न हिस्सा है। भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभी समुदायों, धर्मों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। भारत में विविधता के बावजूद हिंदी को हमेशा एकता का प्रतीक माना जाता है। यह भाषा हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। हिंदी में संवाद करने से हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है, जिसमें महान लेखकों, कवियों और शायरों ने हिंदी को समृद्ध किया है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, सूरदास, मीर तकी मीर जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हम यह संकल्प लें कि हिंदी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और इसे पूरी दुनिया में फैलाने की दिशा में काम करेंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शुरू की 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल। रविवार की छुट्टी व न्यूनतम वेतन के कानून बनवाए थे चौधरी छोटू राम ने, कहा कामरेड ओम प्रकाश ने। वाहनों पर रिफ्लेक्टर सड़क पर सुरक्षा करते हैं सुनिश्चित, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। इंडियन ऑयल कस्टमर डे पर 62 ने किया रक्तदान,
330 ने करवाई स्वास्थ्य जांच। छोटी काशी भिवानी के साधु संत 10 जनवरी को महाकुंभ के लिए करेंगे प्रस्थान। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में होगी हल्की बरसात। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।